अभी तक आपने सुना। राजन काव्या को लेकर जंगल के कच्चे रास्ते से होते हुए हाईवे पर पहुंच गया। इधर वीर और वंदना दोनों ही घायल थे। वंदना के हाथ में गोली छूकर निकल गई थी और वीर के साथ भी ऐसा ही हुआ था। दोनों उठकर खड़े हुए। वीर ने वंदना के हाथ पर अपना रुमाल बांधा और वंदना ने वीर के कंधे पर अपना रुमाल बांधा। तब तक वहाँ पर शिखा भी आ गई थी। शिखा वीर को देखकर जो कुछ ज़्यादा ही जख्मी हो चुका था। क्या हुआ तुम दोनों को? राजन के साथ और भी कोई था क्या? आप आ गए। वीर सिर नीचे करते हुए, नहीं शिखा और काव्या। वंदना उसे अपने साथ ले गया। वो शिखा ने उन दोनों को देखा जिनकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। शिखा, वंदना तुम वीर को हॉस्पिटल ले जाओ और इसके साथ साथ अपनी चोट की भी मरहम पट्टी करवाओ। वंदना, ठीक है मैम। शिखा ने हर तरफ चेक पोस्ट पर गहरी चेकिंग अभियान शुरू करवा दिया था। मध्य प्रदेश के हर हाईवे पर राजन को ढूंढा जा रहा था। शाम हो चुकी थी पर राजन का कुछ पता नहीं चला था। शिखा पुलिस स्टेशन में बैठी हुई थी तो उसके पास शारदा देवी का फ़ोन आया। शिखा ने फ़ोन रिसीव किया। शिखा, हेलो। शारदा देवी, बेटा कुछ पता चला काव्या के बारे में कि वो खूनी उसे कहाँ लेकर गया है? शिखा, जी अभी नहीं माँ जी, लेकिन पुलिस उन्हें हर तरफ ढूंढ रही है, जल्दी ही मिल जाएंगे। शारदा देवी, मुझे काव्या की बहुत चिंता हो रही है बेटा। वो अभी बच्ची है, उसे अच्छे और बुरे का कुछ पता नहीं है, इसलिए वो उसके बहकावे में आ गई। शिखा, काव्या को वापस लाने की जिम्मेदारी मेरी है माँ जी, आप चिंता मत करिए, मैं उसे वापस ले आऊँगी जल्दी। शिखा ने फ़ोन रख दिया और सिर पर हाथ रख लिया। शिखा, एक बार तुम मुझे मिलो राजन, मैंने तुम्हारी उस समय मदद की थी जब तुम्हारे अपनों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था। मेरे किए हुए एहसानों का ये सिला दे रहे हो तुम? कहते हुए शिखा ने टेबल पर घूंसा मारा, जिस वजह से सभी उसकी तरफ देखने लगे। रात हो चुकी थी। राजन काव्या को लेकर जंगल में चल रहा था। उसे गोली भी लगी हुई थी, जिस वजह से उसने अपना एक हाथ सीने पर रखा हुआ था। उसे चलने में भी परेशानी हो रही थी, फिर भी वो चल रहा था। काव्या, देखो जो तुम कर रहे हो वो बहुत ही गलत कर रहे हो। पता है ना भाभी कितनी स्ट्रिक्ट है, वो तुम्हें गोली मार देंगी और मैं तुम्हें मरता नहीं देख सकती। राजन, तुम्हारी भाभी भी आई थी ना मुझे गिरफ्तार करने, क्यों नहीं कर लिया उन्होंने गिरफ्तार? काव्या, तुम भागे हो वहाँ से, दम होता तो वहीं रुककर सामना करते भाभी का। तुम इसलिए भागे वहाँ से क्योंकि तुमने ही यश भैया को मारा है। राजन, भागना समस्या का समाधान नहीं है और मैं वहाँ से भागा नहीं हूँ, निकला हूँ वहाँ से। और दूसरी बात, मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा है। राजन ने चिल्लाते हुए काव्या से कहा तो वो डर के पीछे हट गई। राजन आगे आगे चलने लगा। काव्या उससे बचकर पीछे जाने लगी। तभी राजन बोला, ये जंगल है और इस वक्त जंगली जानवर अपने शिकार की तलाश में निकलते हैं। इतना सुनते ही काव्या उसके साथ साथ चलने लगी। राजन, क्या हुआ, गई नहीं तुम? काव्या, देख लूँगी तुम्हें। दोनों चलते रहे। थोड़ी देर बाद राजन को काव्या की रोने की आवाज़ सुनाई दी। राजन, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? काव्या, भूख लगी है मुझे, कुछ खाने को लाओ। राजन, यहीं आगे एक 5 स्टार होटल है, वहीं पर खाएंगे चलकर खाना। काव्या, इस जंगल में 5 स्टार होटल किसने बनाया? राजन, मेरे ससुर ने, कल ही बनवाकर दहेज में दिया है मुझे। काव्या, मजाक पसंद नहीं है मुझे और मेरे पापा को कुछ मत बोल देना इस बार। राजन, मैंने तो तुम्हारे पापा का नाम भी नहीं लिया। काव्या गुस्से से राजन को देखने लगी और गुस्से में वहीं पर बैठ गई। राजन, क्या हुआ, अब चलो, अभी बहुत दूर जाना है हमें। काव्या, पर मुझे नहीं जाना है और जब तक मेरे लिए कुछ खाने का नहीं लाते हो मैं नहीं चलूँगी। राजन, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा खाने को। काव्या, मुझे नहीं पता, कुछ भी लाओ। राजन, अब इस जंगल में इसके लिए क्या लाऊं, कहीं कोई जंगली फल खाकर मर ना जाए। राजन टॉर्च लेकर थोड़ी दूर आगे गया। उसे थोड़ी ही दूरी पर पानी की आवाज़ सुनाई दे रही थी तो वो उस तरफ गया। वो एक छोटा सा तालाब था जिसमें एकदम साफ पानी था। उसने 2-4 मिनट टॉर्च जलाकर देखा। उसके बाद उसने अपना शर्ट उतारा। टॉर्च को दांत में दबाकर उसने शर्ट से ही 3-4 मछलियाँ पकड़ ली। काव्या ने देखा कि राजन पानी में घुसकर मछली पकड़ रहा है तो वो भी वहाँ पर भागती हुई आई। काव्या, इतनी जल्दी इतनी मछली पकड़ ली, पर इन्हें बनाओगे कैसे? राजन कुछ नहीं बोला और सूखी लकड़ी इकट्ठी करने लगा। लकड़ियाँ इकट्ठी करने के बाद उसने एक एक करके सभी मछलियों को बड़े बड़े पत्ती में लपेट लिया और आग के अंदर डाल दिया। काव्या, वाओ, तुम तो सब तरीका जानते हो, इससे पहले जंगल में ही पोस्टिंग थी क्या तुम्हारी? राजन, चुप रहने का है, क्या लोगी? काव्या, बताओ ना कहाँ से सीखा ये सब? राजन कुछ नहीं बोला। उसने तेज जल रही लकड़ियाँ उठा ली और लाल कोयले ही छोड़ दिए उसने। थोड़ी देर में उसने मछलियाँ बाहर निकाली और काव्या के लिए पत्तों पर रख दिया।
काव्या, नमक है? राजन, मसाला पाउडर भी है, दोबारा पकड़ूंगा तो तेल के साथ फ्राई करके दूंगा, बेवकूफ़। काव्या ने मुंह बनाकर राजन को देखा और खाने लगी। बिना नमक के उस पर खाया तो जा नहीं रहा था, फिर भी उसने थोड़ा खाया और छोड़ दिया। राजन, जब खाना नहीं था तो बेवजह इतनी मेहनत क्यों करवाई? काव्या, राजकुमारी हूँ मैं, जंगली नहीं जो ये सब खाऊं। राजन कुछ नहीं बोला और बैठा रहा। उसकी आंखें भारी हो रही थी, दर्द उसका बढ़ रहा था। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश होकर पीछे गिर गया। काव्या ने देखा तो उठकर उसके पास गई और उसके टी शर्ट को हटाकर देखा तो गोली का जख्म बहुत गहरा था और खून जम चुका था। काव्या, हे भगवान, इन्हें कुछ हो ना जाए, अब क्या करूं? काव्या सोचने लगी। फिर उसके ध्यान आया। काव्या, हाँ, जान फिल्म में ट्विंकल खन्ना ने अजय देवगन का निकाला था चक्कू गरम करके, पर मेरे पास तो चक्कू भी नहीं है। कैसे करूं, कैसे करूं? काव्या ने कपड़ा भिगोकर पहले घाव साफ किया। जब उसे गोली दिखाई देने लगी तो उंगली से उसे छूकर देखा और बोली, छी, नहीं निकाला तो ये मर जाएंगे। हे भगवान, गोली पसली में ना घुस गई हो, लगता है दांत से निकालना पड़ेगा। नहीं, दांत से कैसे निकलेगा, मैं कोई डायन थोड़ी ही हूँ, हाथ से ही निकालती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। काव्या ने पहले अपने नाखूनों को दांत से काटे और कपड़ा लेकर बैठ गई। गोली काफ़ी अंदर तक चली गई थी। काव्या ने पहले जख्म पर हाथ रखा, खून निकलने लगा तो उसने हटा लिया। फिर उसने खून साफ किया, अपनी चुन्नी से सूती कपड़ा निकाला और घाव पर रखकर आंखें बंद की उसने और 2 उंगली उसने अंदर तक घुमाई और गोली हाथ में आते ही उसने झटके से खींच लिया। गोली निकलते ही राजन बहुत ही तेज चीखा। चीख इतनी तेज थी कि रात के वक्त शांत जंगल में उसकी आवाज़ कई बार सुनाई दी। उसका पूरा सीना खून से सन चुका था। काव्या को भी उल्टी आने लगी थी। ऐसा काम आज से पहले कभी नहीं किया था। 2 मिनट बाद उसने खुद को कंट्रोल किया और उठी। फिर से कपड़ा भिगोकर उसने राजन के घाव को साफ किया। राजन कराह रहा था, उसके मुंह से सिसकियाँ निकल रही थी, आंखें पूरी तरह बंद हो गई थी। काव्या, घाव पर क्या लगाऊं जिससे खून रुक जाए और इन्फेक्शन ना हो? काव्या ने टार्च उठाया। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद उसे भांग दिखा तो उसने उसके पत्ते तोड़ लिए और आग में गर्म करके कपड़े से उसके घाव पर बांध दिया। उसने सूखी हुई लकड़ी इकट्ठी की और आग में डालनी शुरू कर दी। वहीं बैठी हुई राजन को देखने लगी। उसका सिर अपनी गोद में रखकर उसके बालों को सहलाना शुरू कर दिया। काव्या, तुम्हारी आंखें देखकर तो नहीं लगता है कि तुम खूनी हो। जब तुमने कुछ किया ही नहीं तो भाग क्यों रहे हो सबसे? थोड़ी देर में काव्या की भी आंख लग गई और वो भी राजन के बगल में ही लुढ़क गई। अगली सुबह जब काव्या की आंख खुली तो देखा राजन वहाँ पर नहीं था। वो उठकर बैठी और चारों तरफ राजन को देखने लगी। उठकर वो राजन को देखने के लिए थोड़ी आगे की तरफ गई, तभी उसके सामने एक भेड़िया आ गया। भेड़िया को देखते ही उसकी बोलती बंद हो गई। उसने धीरे धीरे अपने कदम पीछे करने शुरू कर दिए तो भेड़िया भी उसकी ओर बढ़ने लगा। काव्या की सांस अटक चुकी थी, उसके मुंह से आवाज़ निकलनी बंद हो गई थी। सामने भेड़िया लाल लाल आंखों से उसे घूर रहा था। उसने अपना मुंह खोला और दांत दिखाए। उसके दांत देखकर काव्या पीछे मुड़कर भागने लगी। भेड़िया ने अपने शरीर को समेटा और तेजी से उसके पीछे भागने लगा। काव्या भागती रही, तभी अचानक उसके सामने राजन आ गया। राजन, झुक जाओ। काव्या नीचे झुक गई और राजन काव्या के ऊपर से कूदकर भेड़िए की तरफ लपका। उसके हाथों में नुकीली लकड़ी का टुकड़ा था। दोनों आमने सामने आए। भेड़िए ने राजन के कंधे पर पंजा मारा और राजन ने अपने हाथों में लिया हुआ लकड़ी का नुकीला हिस्सा भेड़िए पर वार किया, जिससे भेड़िए की एक आंख फूट गई। भेड़िया नीचे गिर पड़ा। राजन ने लकड़ी को घुमाया और लकड़ी को उसके सिर पर बीचों बीचों मारा। सिर पर लगते ही भेड़िया वहाँ से भाग निकला और काव्या ने राहत की सांस ली। काव्या, क्या हुआ? भाग गया क्या, या अपने साथियों को बुलाने गया है? राजन, ये कोई मोगली कार्टून नहीं है जो भेड़िया अपना ग्रुप लेकर आएंगे। काव्या, अब कैसी है तुम्हारी तबीयत? मैंने गोली निकाल दी है। राजन, और वो पत्ते भी तुमने ही बांधे थे? काव्या, तुम्हारी बीवी है कोई यहाँ जो तुम्हारा इलाज कर देगी? पता है कितनी मेहनत से निकाला है मैंने गोली अंदर से। राजन, मैं निकालने ही वाला था। काव्या, झूठ मत बोलो और ये बताओ मुझे मेरे घर कब छोड़ रहे हो? राजन, वहीं तो ले जा रहा हूँ। काव्या, क्या सच में? राजन, हाँ, अब चलो नहीं तो फिर से कोई जानवर आ जाएगा। काव्या, हाँ चलो। दोनों चलने लगे। थोड़ी देर बाद दोनों को कच्चा रास्ता दिखाई दिया। दोनों उस रास्ते पे चल दिया। आधे घंटे बाद दोनों एक पक्की सड़क पर पहुँच गए। काव्या, किस तरफ जाना है आप? राजन, वही सोच रहा हूँ किस ओर जाना है। राजन दाईं तरफ देखने लगा तो बाईं तरफ से एक मिनी ट्रक वाला आ रहा था। राजन ने हाथ दिखाकर उसे रोका। ट्रक एक 35 साल के करीब का आदमी चला रहा था। ट्रक वाले ने उन दोनों को देखा और ट्रक रोक दिया। राजन, भाई साहब, आप
किस तरफ जा रहे हैं। ट्रक वाले ने राजन और काव्या को दोनों को ही गौर से देखा और बोला, अमरावती जा रहा हूँ। तुम लोगों को कहाँ जाना है? राजन, हमें भी वहीं जाना है, क्या आप छोड़ देंगे? ठीक है, बैठ जाओ पीछे। राजन और काव्या दोनों ही ट्रक में पीछे चढ़कर बैठ गए। ट्रक में आम और सेब की पेटियां रखी हुई थी। ट्रक चलने लगी और दोनों ही आराम से पुआल पर बैठ गए। राजन ने सेब की पेटी खोली, दोनों ने सेब खाने शुरू कर दिए। काव्या, अब हम कहाँ जा रहे हैं? राजन, पता नहीं। काव्या, तुमने तो कहा था कि मुझे मेरे घर छोड़ दोगे। राजन, वहाँ गया तो दोबारा नहीं निकल पाऊंगा वहाँ से। काव्या, यूँ पुलिस से कब तक भागते रहोगे? राजन, जब तक सब ठीक नहीं हो जाता। काव्या, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा राज दबाए बैठे हो अपने सीने में तुम। राजन, थोड़ी देर चुप रहोगी प्लीज़। काव्या चुप हो गई तो राजन ने सिर पीछे किया और आंखें बंद कर ली। काव्या भी उसे देखती रही और देखते देखते उसकी आंख लग गई, वो सो गई। 1 बजे के करीब ट्रक एक चेक पोस्ट पर रुकी। वो चेक पोस्ट मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच का बॉर्डर था और अंतिम चेक पोस्ट भी था। ट्रक वाले ने ट्रक रोका। ट्रक रुकते ही राजन और काव्या की आंख खुल गई। राजन ने काव्या को पेटी को पीछे छिपा दिया और खुद भी छिप गया। साथ ही उसने अपनी पिस्तौल निकालकर हाथों में ले ली। एक पुलिस वाला ट्रक के पास आया। उसने राजन और काव्या की तस्वीर ट्रक वाले को दिखाकर पूछा, इन दोनों को देखा है कहीं? ट्रक वाला राजन और काव्या दोनों को ही पहचान गया और बोला, हाँ, ये दोनों पीछे ट्रक में बैठे हुए। इतना सुनते ही राजन और काव्या दोनों ही डर गए। हमें बेवकूफ़ समझा है क्या तूने? चल निकल यहाँ से। पुलिस वाले ने ट्रक वाले को डंडा दिखाते हुए बोला। ट्रक वाला, भलाई का ज़माना ही नहीं है, कोई यकीन ही नहीं करता है बातों का। ट्रक वाले ने ट्रक चला दिया और राजन काव्या ने राहत की सांस ली। ट्रक चलने लगी। थोड़ी ही देर में ट्रक महाराष्ट्र की सीमा में घुस चुकी थी। ट्रक वाले ने ट्रक एक ढाबे पर रोकी तो काव्या और राजन दोनों ही ट्रक से उतर गए। सामने ही नागपुर जाने वाली बस लगी हुई थी, दोनों ही उसमें बैठ गए। बस चलने लगी। काव्या बार बार राजन को देखकर सोच रही थी कि यह आदमी आखिर कर क्या रहा है, कहाँ जा रहा है अब। बस चलती रही। काव्या खिड़की से बाहर का नज़ारा देखती रही। देखते देखते शाम हो गई और शाम से रात के 10 बजे दोनों ही नागपुर बस स्टेशन पर पहुंच गए। काव्या, यहाँ क्या करने आए हो तुम अब? राजन, एयरपोर्ट जाना है अब हमें। काव्या, एयरपोर्ट क्यों? राजन, पता चल जाएगा जल्दी ही। काव्या, मुझे भूख लगी है। राजन, ठीक है। राजन काव्या को पास ही के एक ढाबे पर ले गया। दोनों ने वहाँ पर खाना खाया। उसके बाद एयरपोर्ट के लिए चल दिए। एयरपोर्ट पर पहुँचने के बाद राजन रिसेप्शन पर गया जहाँ एक लेडी खड़ी थी। राजन, एक्सक्यूज़ मी मिस, क्या आप बता सकते हैं कि कोई फ़्लाइट ईटानगर जा रही है? लेडी, फ़िलहाल तो नहीं, पर सुबह 6 बजे एक फ़्लाइट है जो दिसपुर जा रही है। राजन, क्या आप बताएंगे कि हमारी 2 सीट कंफर्म हो जाएगी दिसपुर की? लेडी ने कंप्यूटर चेक किया और बोली, लेडी, हो तो जाएगी पर सीट इकोनॉमी क्लास की है। राजन, कोई बात नहीं, आप बना दीजिए। काव्या ने राजन को अपनी तरफ खींचा और आंखें दिखाकर बोली, पागल हो गए हो? दिसपुर जाकर अंडरग्राउंड होना चाहते हो और साथ में मुझे भी ले जा रहे हो? करना क्या चाहते हो तुम? राजन, पता चल जाएगा बहुत जल्द। काव्या, पता चल जाएगा। मुझे क्या बेवकूफ़ समझा है तुमने, जो 2 दिन से मुझे अपने साथ घुमा रहे हो ऐसे ही? काव्या गुस्से में चिल्लाकर बोली तो एयरपोर्ट स्टाफ के साथ साथ वहाँ पर मौजूद सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे। राजन, प्लीज़ शांत हो जाओ प्लीज़। वहाँ पर पहुँचते ही मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। यूँ गुस्सा करना बंद करो, सब लोग हमें ही देख रहे हैं। इस तरह हम जल्दी ही पहचाने जाएंगे। काव्या कुछ नहीं बोली और जाकर दूर कुर्सी पर बैठ गई। राजन ने टिकट लिया और वो भी उसके पास जाकर बैठ गया। राजन, प्लीज़ गुस्सा मत हो तुम। काव्या कुछ नहीं बोली तो राजन ने उसका चेहरा घुमाया। राजन, अरे तुम रो रही हो? प्लीज़ यार, ऐसे मत रो। काव्या ने आंखें साफ की और बोली, नहीं रो रही हूँ, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। राजन वहीं बैठा रहा और काव्या मुंह लटकाए आंखें बड़ी करके फर्श को घूर रही थी। यूँ ही दोनों बैठे बैठे काव्या झपकी लेने लगी और थोड़ी ही देर में राजन के कंधे पर सिर रखकर सो गई। राजन गौर से उसका चेहरा देखने लगा। सोते वक्त उसकी जुल्फें उसके चेहरे पर आ गई थी। राजन ने उसके बालों को चेहरे से हटाया और देखने लगा। काव्या रात भर उसके कंधे पर सिर रखकर सोती रही। राजन भी यूँ ही बैठा रहा। सुबह 6 बजे फ्लाइट का अनाउंसमेंट हुआ तो काव्या उठी, वॉशरूम में जाकर फ्रेश हुई और फिर दोनों ही फ्लाइट में बैठ गए। सुबह के 11 बजे तक दोनों ही दिसपुर एयरपोर्ट पर पहुंच चुके थे। दिसपुर आसाम की राजधानी होने की वजह से बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी इलाका था। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही जब दोनों टैक्सी से बस स्टैंड के लिए जा रहे थे तो रास्ते में बहुत ही खूबसूरत चाय के बागान जो ढलान की तरह थे दिखाई दे रहे थे। चारों तरफ प्रकृति की खूबसूरती देखकर काव्या ये भूल गई थी कि वो यहाँ ज़बरदस्ती आई है। बस स्टैंड पर पहुँचने के बाद राजन और काव्या दोनों बस का इंतज़ार करने लगे। काव्या, अब तो बता दो यहाँ क्यों लाए हो मुझे? यहाँ
राजन, थोड़ी देर में सब कुछ पता चल जाएगा। काव्या को अब राजन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो फिर भी शांत थी। अब वो ये भी जानना चाहती थी कि राजन उसे इतनी दूर जंगलों और पहाड़ों में क्यों लाया है। बस आने पर दोनों बस में बैठ गए। मिनी बस थी और उसने ज़्यादातर पास के ही लोग बैठे हुए थे जो थोड़ी थोड़ी दूर पर उतर जा रहे थे। बस पूरे रास्ते जंगलों और पहाड़ों में चलती रही। काव्या एक बार वहाँ की प्रकृति की खूबसूरती में खो गई। दूर दूर तक सिर्फ हरे भरे जंगल ही दिखाई दे रहे थे। इसी तरह उन दोनों को बस में बैठे 5 घंटे हो गए। कंडक्टर ने जब चिल्लाया कि झकड़कट्टी आ गया है तो राजन ने काव्या को उतरने के लिए कहा। नीचे उतरने के बाद काव्या ने देखा कि बाहर तांगे वाले खड़े होकर सवारी के लिए चिल्ला रहे हैं। राजन एक तांगे में चढ़कर बैठा और बैठकर काव्या को ऊपर आने के लिए अपना हाथ दिया तो काव्या ने मना कर दिया और खुद ही चढ़ गई। तांगे वाले ने तांगे में पूरी सवारी भरी और चल दिया। तांगा जंगली रास्ते से होता हुआ जा रहा था। यूं ही पहाड़ी इलाकों में चलता हुआ चौराहे पर पहुंचा। वहां पर कई लोग उतरे। उनके साथ ही राजन भी उतरा तो काव्या भी नीचे उतरी और गुस्से से राजन को देखने लगी। राजन ने जानबूझकर उसकी तरफ नहीं देखा और चलने लगा। काव्या, मुझे पागल समझा है क्या जो 3 दिन से मुझे घुमा रहे हो? राजन, ये रास्ता देख रही हो? यहाँ पर कामाख्या देवी का मंदिर है। नवरात्रि के समय यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है और उससे आगे पहाड़ों वाली माँ का मंदिर है जिसकी चढ़ाई बहुत ही कठिन है। कहा जाता है वहाँ जो भी मांगो वो मुराद पूरी हो जाती है। राजन पैदल पैदल आगे चलता रहा और काव्या उसके पीछे पीछे चलती रही। दूर से ही एक गांव दिखाई दे रहा था। उस गांव में ज़्यादातर घर मिट्टी और बांस के बने हुए थे। राजन काव्या को गांव के बीचों बीच से ले जा रहा था। काव्या का खूबसूरत घाघरा सबको उसे देखने के लिए मजबूर कर रहा था। हर एक चौराहे पर लोग उन्हें ही देख रहे थे। गांव के बच्चे, बूढ़े, औरतें सभी उन्हें ऐसे देख रहे थे जैसे इंसानों के बीच कोई एलियन आ गया हो। चलते चलते दोनों गांव से बाहर फिर जंगल में आ गए थे। राजन एक बड़े से दरवाजे के पास गया जो जंगलों के बीच बना हुआ था, जिसे बांस और लकड़ी से बनाया गया था। उस दरवाजे के ऊपर बहुत ही खूबसूरत फूलों की बेल लटकी हुई थी। दरवाजे की दोनों तरफ जो दीवार थी वो बांस और लकड़ी से बनी हुई थी, जिनके ऊपर भी बहुत ही खूबसूरत बेल लटकी हुई थी। काफ़ी देर तक देखने के बाद काव्या को समझ आया कि ये कोई स्कूल है या कोई आश्रम। काव्या अंदर गई तो देखा 4 हाथ, एक हाथों में चक्र और शंख लिए भगवान विष्णु की विशालकाय प्रतिमा लगी हुई थी। उनके चारों तरफ लोग हाथ जोड़े खड़े हुए थे और दूसरी तरफ देवता हाथ जोड़े प्रार्थना कर रहे थे। राजन को देखते ही वहाँ पर बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो गए जो वहाँ पर खेल रहे थे। बच्चे चिल्लाते हुए अंदर भागने लगे कि राजन भैया आ गए, राजन भैया आ गए। राजन ने काव्या को अंदर चलने के लिए कहा। अंदर बड़े बड़े कमरे बने हुए थे। चारों तरफ तरह तरह के पेड़ पौधे लगे हुए थे। अंदर बहुत सारी औरतें सफ़ेद कपड़े पहने हुए काम कर रही थी और लोग भी सफ़ेद धोती कुर्ता पहने हुए नज़र आ रहे थे। शाम का वक्त था इसलिए वहाँ पर पूजा की तैयारी चल रही थी। एक औरत राजन के पास आई। औरत, राजन बेटा तुम और ये कन्या कौन है? राजन ने धीरे से उसे कुछ बताया तो उसने काव्या को देखा। औरत, कितनी प्यारी लग रही हो तुम। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? काव्या, मेरा नाम काव्या है। औरत, चेहरे के साथ नाम भी बहुत खूबसूरत है। राजन ने एक बार फिर उनसे कुछ धीरे से पूछा तो उन्होंने कुछ इशारा किया। औरत, तुम दोनों अतिथि कक्ष में बैठो, जाओ मैं उन्हें भेजती हूँ जल्दी। राजन काव्या के साथ एक बड़े से घर में गया जहाँ पर बड़े बड़े पलंग लगे हुए थे। राजन एक पलंग पर बैठ गया और काव्या को भी बैठने के लिए कहा। काव्या सामने वाली पलंग पर बैठ गई। काव्या, ये कौन सी जगह है और तुम इस जगह पर क्यों लाए हो मुझे? राजन, थक गया हूँ मैं यार, इन सब से थोड़ा चिल करने के लिए आया हूँ यहाँ पर। देखो यहाँ की प्राकृतिक की खूबसूरती। बोलती हुई राजन जब लेटा तो उसका फ़ोन नीचे गिर गया। मिट्टी की फर्श थी इसलिए उसे सुनाई नहीं दिया। काव्या उठकर राजन के पास आई और लात से उसने फ़ोन पलंग के नीचे कर दिया और दिखावटी मुस्कान के साथ उसका हाथ पकड़कर बोली, हाँ बहुत ही सुंदर जगह है, मैंने आज से पहले ऐसी जगह नहीं देखी। एक बच्चा आया और बोला, भैया आपके नहाने के लिए पानी रख दिया गया है और दीदी आपको भी बाहर बुला रहे हैं। राजन, ठीक है आता हूँ। राजन उठकर बैठा। राजन, तुम्हें भी बुला रहे हैं बाहर? काव्या, ठीक है चल रही हूँ। राजन बाहर चला गया। उसके साथ काव्या भी बाहर आई। राजन एक बच्चे के साथ दूसरी तरफ चला गया तो काव्या वापस उस कमरे में चली गई। कमरे में पहुंचकर उसने पहले दरवाज़ा बंद किया और बेड के नीचे से राजन का फ़ोन निकाला। फ़ोन स्विच ऑफ था तो उसने फ़ोन ऑन किया। उसे फ़ोन का पासवर्ड पहले से ही मालूम था इसलिए उसे खोल लिया। फिर उसने शिखा को फ़ोन किया। रिंग जा रही थी। शिखा ने कॉल रिसीव किया। तभी इधर से काव्या बोली, भाभी मैं काव्या बोल रही हूँ। शिखा, कहाँ हो तुम इस वक्त? ठीक तो हो तुम? बताओ
मैं वहीं पर आ जाती हूँ। काव्या, मैं नहीं जानती, पर इतना जानती हूँ कि मैं इस वक्त आसाम में हूँ। हम दिसपुर से यहाँ बस से आए हैं। शिखा, राजन कहाँ है? काव्या, वो इस वक्त यहाँ पर नहीं है। शिखा, ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं अभी लोकेशन चेक करवाती हूँ और जल्द से जल्द वहाँ पहुँचती हूँ। सुनो, जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करना अब। काव्या, ठीक है भाभी। शिखा, ठीक है। काव्या ने शिखा के कहे अनुसार राजन के फ़ोन को साइलेंट किया और रूम से बाहर आने के बाद उसे फ़ोन को झाड़ियों में फेंक दिया। फ़ोन फेंक कर वो उन औरतों के बीच चली गई जिन्होंने उसे बुलाया था। वो औरतें उसे अपने साथ ले गईं। रात के 8 बज चुके थे, अंधेरा हो चुका था। काव्या भी नहा धोकर फ्रेश हो गई थी। उससे औरतों ने सफ़ेद साड़ी दी थी पहनने के लिए, जिसमें वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वो बाहर चांदनी रात में खाना खाने के बाद टहल रही थी कि तभी वहाँ पर राजन आया। उसने सफ़ेद कुर्ता पजामा पहना हुआ था। उसके एक हाथ को एक सफ़ेद रस्सी से बांधकर लटकाया गया था। काव्या, तो ये एक आश्रम है? राजन, हाँ। काव्या, यहाँ पर क्यों लाए हो मुझे? राजन, कल सुबह जो ये आश्रम संभालना है वो आ जाएंगे तो तुम्हारे सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। काव्या खुद से, कल का दिन तुम्हें हमेशा याद रहेगा, जिस तरह यहाँ लाकर पहेलियाँ बुझा रहे हो। राजन, क्या हुआ? काव्या, ठीक है, इतनी देर इंतज़ार किया तो एक रात और सही। राजन, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तुम सो जाना, ज़्यादा देर तक मत घूमना, ये जंगल है। काव्या, ठीक है। थोड़ी देर बाद काव्या सोने चली गई और अब उसे सुबह का इंतजार था। इधर रात में ही शिखा, वीर और वंदना के साथ उज्जैन से निकल चुकी थी। वो डायरेक्ट एयरपोर्ट पर पहुंची और दिसपुर के लिए फ़्लाइट पकड़ी। 8 घंटे में वो दिसपुर पहुंच गई। वहां से उसे काव्या के बताए हुए लोकेशन तक पहुंचने में सुबह हो गई थी। वो कार से जिस रास्ते पर से आ रही थी उसे ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पहले भी आ चुकी है। थोड़ी ही देर में वो राजन के फ़ोन की लोकेशन में सिर्फ 200 मीटर दूर थी। उस जगह को देखकर उसे बहुत ही हैरानी हुई। वो वही जगह थी जहाँ पर यश ने उसे सबसे छिपाकर कई महीनों तक उसका इलाज करवाया था। शिखा आज से पहले वहाँ पर डायरेक्ट नहीं आई थी। जब वो बेहोश थी तो उसे यश लाया था और जब ठीक हुई थी तो वो हेलीकॉप्टर से वहाँ निकली थी। ये वही आश्रम था जिसमें शिखा का इलाज हुआ था। शिखा, राजन काव्या को यहाँ पर क्यों लाया है? शिखा आश्रम के अंदर गई। सुबह का वक्त था। सभी आश्रम के लोग पूजा की तैयारी कर रहे थे। बच्चे लाइन में बैठकर किताब पढ़ रहे थे। शिखा को जब उन लोगों ने देखा तो सभी उसके पास आ गए। शिखा को देखकर सभी बहुत खुश थे। तभी शिखा को उन लोगों के पीछे राजन खड़ा दिखाई दे गया, जो हाथ बांधे खड़ा था। शिखा उसके पास गई और उसे खींचकर थप्पड़ मारते हुए बोली, यहाँ पर क्या करने आए हो तुम? मेरे पति को जैसे धोखा देकर मारा उसी तरह इन लोगों को भी धोखा देने आए हो तुम? शिखा ने राजन का कॉलर पकड़ा और धक्का देकर उसे नीचे गिरा दिया। सभी हैरानी से शिखा को देख रहे थे। काव्या भी वहां पर आ गई थी। शिखा की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। उसने अपनी रिवॉल्वर निकाली और राजन की तरफ तान दिया। आश्रम के सभी लोगों के साथ साथ काव्या भी डर गई थी। वंदना ने डर के वीर का हाथ पकड़ लिया और शिखा ट्रिगर दबाने ही वाली थी कि तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, रुक जाओ शिखा। तो वो आवाज़ की दिशा में पलटी तो वहाँ पर गुरु माँ और नंदिनी खड़ी थी। शिखा उन्हें देखकर बोली, आज मत रोकिए मुझे आप गुरु माँ, मैं इस इंसान को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इसने मेरे पति को मारा है, इसने मेरे सुहाग को उजाड़ा है। गुरु माँ, क्रोध में लिया गया निर्णय हमेशा ही क्रोध शांत होने के बाद सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम आवेश में आकर ये क्या कर बैठे। तुम जिसे मारने जा रही हो वो ऐसा कर ही नहीं सकता है। शिखा, सारे सबूत इसी के खिलाफ है और ये पुलिस से बचने के लिए यहाँ पर आकर छिपा है। सारे सबूत यही गवाही दे रहे हैं कि इसी ने उन्हें मारा है। गुरु माँ, तुम क्रोध में रक्षक को भक्षक समझ बैठी हो। ये यश को मारने वाला नहीं, बचाने वाला है। शिखा, वीर, वंदना और काव्या सभी हैरानी से गुरु माँ को देखने लगी। शिखा, क्या कहा आपने गुरु माँ? गुरु माँ, यश मरा नहीं, यश जिंदा है, इसी ने बचाया है उसे अपनी जान पर खेलकर। शिखा, कहाँ है वो? मैं मिलना चाहती हूँ उनसे। इतने दिनों में उन्हें मेरी याद भी नहीं आई। बोलते बोलते शिखा की आंख भर आई थी। गुरु माँ, चलो मैं तुम्हें उसके पास ले चलती हूँ। गुरु माँ शिखा को अपने साथ ले गई। उसके पीछे पीछे काव्या, वीर, वंदना भी आ गए। गुरु माँ उसे आश्रम के सबसे पिछली तरफ एक बड़े से घर में लेकर गईं, जहाँ कई सारे आदमी और औरत थे। उसी कमरे में यश एक बेड पर बेजान पड़ा हुआ था। उसकी आंखें खुली हुई थी और सांसें चल रही थी। शिखा ने उसे देखा तो भागती हुई उसके पास गई और उसे गले लगाकर रोने लगी। शिखा, कहाँ थे आप? इतने दिनों तक आपके बिना मैं कैसे जी रही हूँ ये मैं ही जानती हूँ। हर रोज़ मरने का मन करता है। आप कुछ बोलते क्यों नहीं हैं? बोलिए।
यश ने जब कुछ नहीं बोला तो शिखा ने गुरु माँ की तरफ देखा। उसके चेहरे की बेबसी को देखकर गुरु माँ समझ गई थी कि वो क्या कहना चाहती है। गुरु माँ, वो नहीं बोलेगा बेटा, वो कोमा में है। पिछले 8 महीनों से वो यहाँ पर बहुत ही गंभीर रूप से आया था और तब से हम उसका दिन रात इलाज कर रहे हैं। शिखा उठकर गुरु माँ के पास गई और बोली, इन्हें क्या हुआ है गुरु माँ? गुरु माँ, उसके सिर में गोली लगी हुई है जिसकी वजह से वो कोमा में चला गया। हम उसे होश में लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं पर ना जाने क्यों वो ठीक नहीं हो पा रहा है। शिखा, ये सब इनके साथ हुआ कैसे और ये यहाँ पर कैसे पहुँचे? शिखा ने बहुत ही धीमी आवाज़ में गुरु माँ से हकलाते हुए कहा, राजन, मैं बताता हूँ क्या हुआ है उन्हें और कैसे हुआ। 8 महीने पहले हम दोनों रात 9 बजे के करीब इंदौर उज्जैन हाईवे पर से आ रहे थे कि तभी अचानक पीछे से आ रही 2 कार में बैठे लोगों ने हम पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग से बचते हुए यश सर कार चला रहे थे कि अचानक से उन्होंने हमारी कार सामने से आ रही एक बोलेरो से टकराई। कार टकराने की वजह से हमारी कार खाई में गिर गई। गिरते वक्त मैं तो कार से कूद गया पर यश सर कूद नहीं पाए, जबकि उन्होंने मुझे खुद कहा था कूदने को और उन्होंने मेरे से पहले अपनी ओर का दरवाज़ा खोल लिया था। यश सर क्यों नहीं कूद पाए ये मुझे पता बाद में चला, जब मैंने उन्हें खाई में गिरने के बाद सुबह उठाया। उनके सिर में कार से कूदते वक्त गोली लग गई थी जिस वजह से वो नीचे नहीं कूद पाए, पर दरवाजे खुले रहने की वजह से जब कार नीचे खाई में गिरी तो वो भी कार से नीचे गिर गए। नीचे गिरने की वजह से वो बुरी तरह घायल हो गए थे। मैंने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया पर वो लोग इतने खतरनाक थे कि उनकी तलाश में हॉस्पिटल तक आ पहुँचे। मैं उन्हीं लोगों से बचता हुआ कई हॉस्पिटल में एडमिट कराया पर मुझे उनमें से कोई भी जगह सेफ नहीं लगी, इसलिए मैं यश सर को हेलीकॉप्टर जरिए यहाँ ले आया और उस समय से यश सर यहीं पर है। वीर, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि यश सर जिंदा हैं और कोमा में? राजन, मैं जिन लोगों से उनको बचाता आ रहा हूँ इतने दिनों से वो कोई मामूली लोग नहीं है। पिछले 1 साल में सीबीआई के 6 बड़े ऑफिसर्स को जान से मार चुके हैं वो लोग। शिखा, वो लोग कौन हैं और इन्हें मारना क्यों चाहते हैं? राजन, यश सर के अतीत में ऐसा कुछ है जिस वजह से वो इन्हें मारना चाहते हैं। मैंने उन लोगों की बहुत तलाश की पर वो लोग कौन हैं, कहाँ से आते हैं, इस बारे में किसी को भी नहीं पता है। शिखा, मुझे माफ़ कर दो राजन, मैंने तुम्हें गलत समझा और तुमने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है कि जिसकी कीमत मैं मर कर भी नहीं चुका पाऊंगी। राजन, आपने मेरे लिए जो किया है इसके लिए मैं अपनी जान दे दूं तो वो भी कम है मैम। वीर, यार, मैं तो तुम्हें दोस्त समझकर मार रहा था और तुमने तो मुझे किसी ढोल की तरह पीट दिया। राजन, क्या करूं, अगर नहीं बचाता तो तुम दोनों मुझ पर भारी पड़ जाते और इतने महीनों की मेहनत बेकार जाती मेरी। वरना सॉरी, मैंने तुम पर गोली चलाई राजन। राजन, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। वरना ऐसे भी मैंने गोली तुम्हारे सीने से 2 इंच ऊपर चलाई थी राजन, और मैंने भी गोली चलाई तो तुम दोनों को गोली छू कर ही निकली। वीर, फिर कभी हम दोनों आमने सामने हुए तो ज़रूर मैं तुम्हें चित कर दूंगा। राजन, इंतज़ार रहेगा उस दिन का। राजन ने वीर को गले लगा लिया और काव्या भी खुशी से रोने लगी। शिखा यश के पास गई और उसके गालों को छूते हुए बोली, जिन लोगों ने आपका ये हाल किया है ना, उनकी लाश चील कौवे को ना खिलाया तो मेरा नाम भी शिखा नहीं। राजन बगीचे में अकेला बैठा हुआ था तो उसके पास काव्या आई। काव्या, सॉरी राजन। किस लिए? काव्या, मैंने तुम्हें गलत समझा उसके लिए। राजन, कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। काव्या, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अब आगे क्या करने वाले हैं तुम? राजन, अब जो भी करना है हम सभी मिलकर करेंगे, उसके लिए हमें बहुत ही सावधानी बरतनी होगी। काव्या राजन के पास आ गई और उसके कंधे पर सिर रखकर बैठ गई। काव्या, तुमने भाभी से ये क्यों कहा कि आपने जो मेरे लिए किया उसके लिए मैं जान दे दूं तो वो भी कम है। राजन, मेरी माँ बचपन से ही गुजर गई थी, इस वजह से मेरा आधा बचपन अनाथ आश्रम में बीता। अनाथ आश्रम से निकलने के बाद मैंने इस दुनिया के बेरहम लोगों के बीच एक अरसा बिताया है और समझ गया कि यहाँ पर सिर्फ पैसा चलता है। पैसे के बिना यहाँ पर हम जैसे लोगों की कोई औकात नहीं है। कई हफ्ते मैंने सड़कों पर एक वक्त का खाना खाकर बिताया है। जब मैं भूख, प्यास और बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या करने के लिए जब मैं ट्रेन की पटरी पर लेट गया, उस समय शिखा मैम ने ही मुझे बचाया और इस समाज में रहने लायक बनाया। उनकी वजह से ही मैं आज इस दुनिया में हूँ। उन्होंने जो मेरे लिए किया है उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। काव्या, मैं आज बहुत खुश हूँ पर मेरा दिल उदास भी है क्योंकि घर जाते ही मम्मा मेरी शादी कहीं और कर देंगी। राजन, तभी तो तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। काव्या, पर कभी ना कभी तो जाना ही होगा ना। राजन, हाँ, तुम्हें जाना होगा अपने घर शिखा मैम के साथ। काव्या, और तुम क्या करने वाले हो अब? राजन,
कुछ नहीं, इंतज़ार। काव्या, किसका? राजन, अगले जन्म का। काव्या, मतलब? राजन, मतलब ये कि इस जन्म में अब हम नहीं मिल सकते हैं, हमें मिलने के लिए अगले जन्म का इंतजार करना होगा। काव्या, ये क्या कह रहे हो तुम? राजन, ठीक कह रहा हूँ मैं। तुम्हारे घर पर पिछले कुछ दिनों में हुआ, उसे देखकर तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी कभी भी मुझसे नहीं करेंगे, इसलिए हमें एक दूसरे से अलग हो ही जाना चाहिए। काव्या, नहीं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। राजन, रहना होगा। काव्या, प्लीज़ कह दो ये सब मजाक है। काव्या रोने लगी थी और रोते हुए उसने राजन को कसकर गले लगा लिया था। राजन, नहीं, ये सच है। आज से तुम्हारी दुनिया अलग और मेरी दुनिया अलग है। बोल जाओ कि तुम किसी राजन को भी जानती हो थी कभी। काव्या, नहीं बोल सकती। राजन ने काव्या को खुद से अलग किया और उठकर जाने लगा, लेकिन जाते वक्त काव्या ने उसका पैर पकड़ लिया, पर राजन ने उसे ध्यान नहीं दिया और उसे वहीं पर छोड़कर चल दिया। काव्या रोती रही और राजन वहाँ से चल दिया। जाते वक्त उसकी आंखें भी भरी हुई थी, पर वो मजबूर था। इधर शिखा यश के पास बैठी हुई थी, उसके साथ गुरु माँ और नंदिनी भी थी। शिखा, गुरु माँ, ये कब तक ठीक हो जाएंगे? गुरु माँ, अभी तक कुछ कह नहीं सकते हैं, पर यश की आंखों की पुतलियों को देखकर जरूर पता चल रहा है कि ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा। शिखा, मुझे भी उसी दिन का इंतजार है, ये जल्दी से ठीक हो जाए बस। गुरु माँ, बेटा, कल वट सावित्री का व्रत है। सभी सुहागिन कल के दिन बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं अपने सुहाग की सलामती के लिए। मैं चाहती हूँ कि तू भी ये व्रत करे, जिससे ये जल्दी ठीक हो जाए। शिखा, ठीक है गुरु माँ, मैं ये कल व्रत जरूर करूँगी। शिखा बाहर आ गई। बाहर वीर, वंदना और राजन बैठे हुए थे। शिखा भी उनके पास जाकर कुर्सी पर बैठ गई। वीर, आगे क्या करना है मैम? शिखा, राजन, तुम्हारे घर पर हमें एक फ़ाइल मिली थी। उस फाइल में जितने भी अपराधी थे वो सभी अब मारे जा चुके हैं। क्या उन अपराधियों का उन लोगों से कोई ताल्लुक था? राजन, नहीं, उन लोगों का उस गैंग के लोगों से ताल्लुक था, पर मैं उनमें से किसी भी आदमी से नहीं मिल पाया। वो लोग 6 महीने पहले ही मारे जा चुके हैं। वो लोग जो भी हैं, ऐसा लगता है काम ख़त्म होने के बाद उन लोगों को मार देते हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं। वीर, अगर सही मायने में देखें तो वो लोग ज़्यादा नहीं हैं। अगर वो लोग खुद को छिपा रहे हैं तो दुनिया की नज़रों में उनका कोई और भी चेहरा होगा। शिखा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। आईने के सामने कोई और है और आईने के पीछे कोई और। वरना हमें वो आईना तोड़ना है। वीर, इतना आसान नहीं है वो आईना तोड़ना। शिखा, राजन, क्या तुम उन लोगों में से किसी को भी नहीं पहचानते? राजन सोचने लगा, तभी उसे कुछ याद आया। राजन, नहीं मैम। शिखा, इस तरह उन तक पहुंच पाना तो बहुत ही मुश्किल होगा। वीर, क्या इंस्पेक्टर रौनक भी उन्हीं लोगों का आदमी था? राजन, हाँ, और वो किसी खास मकसद से आया था हम लोगों के पास। शिखा, क्यों आया था वो यहाँ? राजन, वो भी एक मोहरा ही था उन लोगों का। शिखा उठकर चली गई और भगवान विष्णु जी की मूर्ति के पास बैठ गई। शिखा, हे नारायण, रास्ता दिखाइए। तभी शिखा की नज़र सामने से आ रही काव्या पर पड़ी। शिखा उठकर उसके पास गई। शिखा, कहाँ थी तुम, और तुम्हारी आंखें ये सूजी हुई क्यों हैं? काव्या, यही बच्चों के साथ खेल रही थी तो नीचे गिर गई, जिस वजह से आंखों में धूल चला गया। शिखा, अच्छे से पानी से धो लो, सब कचरा बाहर आ जाएगा। काव्या राजन की तरफ देखते हुए, हाँ, सब कचरा बाहर आ गया है। शिखा, ठीक है, आज शाम को मैं तुम्हें वीर और वंदना के साथ उज्जैन भेज दूंगी, वहाँ सब परेशान है तुम्हें लेकर। काव्या, ठीक है भाभी। काव्या वहाँ से चली गई। उसे जाता हुआ राजन ने तिरछी आंखों से उसे देखा और फिर अपना फ़ोन चलाने लगा। शाम को काव्या, वीर, वंदना और तीनों ही वापस दिल्ली के लिए निकल गए। जाते वक्त शिखा ने काव्या से कहा था कि वो यश के बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताएगी। कार आने पर तीनों चले गए और शिखा यश के पास चली गई। नंदिनी भी उसके पास वहीं बैठी हुई थी। नंदिनी, भाभी, घर पर दोनों बच्चों को कौन देख रहा है? शिखा, मम्मी पापा और मेरी बहन निम्मी। नंदिनी, दोनों किस पर गए हैं, आप पर या भैया पर? शिखा, यशिका तो मुझ पर गई है और कीर्तिमान अपने पापा पर। बहुत ही क्यूट हैं दोनों। शिखा ने बोलती हुई यश के गाल खींच लिए और उसे देखकर मुस्कुराने लगी। नंदिनी, भैया बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगे भाभी, आप चिंता मत करिए। शिखा, जानती हूँ मैं, उसी दिन का इंतज़ार है। रात को शिखा यश के पास ही बैठी रही। वो फ़ोन में यशिका और कीर्तिमान की तस्वीरें यश को दिखा रही थी। यश की आंखें उन तस्वीरों को देखकर चमक रही थी। शिखा को यश के पास बैठे हुए नींद आ गई और वो सो गई। अगली सुबह शिखा उठी। उसने उठकर यश के पैरों को छुए और गले लगाकर बाहर आ गई। बाहर सभी औरतें आश्रम की सफाई कर रही थी। चारों तरफ फूल की मालाओं से दीवारों को सजाया जा रहा था। शिखा भी उनके साथ आश्रम की सफाई में लग गई। सारा काम खत्म करने के बाद शिखा नहाने जा रही थी तो गुरु माँ उसे रास्ते में मिल गई। गुरु माँ ने शिखा को आवाज़ लगाया। शिखा, जी गुरु माँ। गुरु माँ, बेटा इधर आओ।
शिखा उनके पास गई तो उन्होंने एक हरे रंग की साड़ी और श्रृंगार का सारा सामान शिखा को दिया। गुरु माँ, ये साड़ी मैंने तुम्हारे लिए खरीदी थी, पर किसी कारणवश तुम्हारी शादी में ना आ सकी तो सोचा आज दे दूँ तुम्हें। शिखा ने साड़ी को हाथ में लिया और बोली, बहुत ही खूबसूरत साड़ी है गुरु माँ, जल्दी से तैयार हो जाओ, पूजा शुरू होने वाली है। शिखा, जी गुरु माँ। शिखा नहाने चली गई। नहाकर उसने गुरु माँ की दी हुई साड़ी पहनी और खुद को अच्छी तरह से तैयार किया। उसने बाजुओं तक चूड़ी पहनी, मांग में सिंदूर भरी, पैरों में पायल पहनने के बाद भी उसने अपने गले को देखा जिसमें मंगलसूत्र नहीं था। मंगलसूत्र उज्जैन में ही उतार कर रख दिया था, इसलिए उसके पास मंगलसूत्र नहीं था। शिखा ऐसे ही बाहर आई। इसके लिए राजन व्हील चेयर लेकर आया था, उसमें बिठाकर उसे बट के पास ले आए जहाँ सारी औरतें इकट्ठी होकर पूजा कर रही थी। शिखा ने भी यश के साथ बट की ब्रज की पूजा करने की, ब्रज की 101 बार परिक्रमा की और यश के पैरों को छुए। उसके बाद शिखा ने वहाँ पर मौजूद सभी अपनों से बड़ों का आशीर्वाद लिया और यश के ठीक हो जाने की प्रार्थना की। शाम के समय सभी ने साथ मिलकर कथा सुना और अपने पति की लंबी उम्र के लिए सभी ने प्रार्थना किया। शिखा यश के साथ बैठी हुई थी तो तभी राजन भागते हुए आया। राजन, मैम वो। शिखा, क्या हुआ राजन, इतना परेशान क्यों हूँ? राजन, अभी वीर का फ़ोन आया था, आपको अभी दिल्ली के लिए निकलना होगा। शिखा, क्यों, क्या हुआ ऐसा जो मुझे अभी दिल्ली के लिए निकलना होगा? राजन, वो बलराज सर पर हमला हुआ है, वो और उनकी वाइफ को गोली मारी गई है। बलराज सर तो ठीक हैं, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया है, पर उनकी वाइफ अब इस दुनिया में नहीं रही। सुनते ही शिखा के आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए उसने पूछा, शिखा ये कैसे हुआ? राजन, वो अपनी वाइफ के साथ कहीं जा रहे थे तो उन पर यह हमला हुआ। शिखा, हे भगवान, जिसका डर था वही हुआ। शिखा जल्दी से अपने रूम में गई और अपने कपड़े बदले और गुरु माँ के पास गई। शिखा, गुरु माँ मुझे जाना होगा, आप इनका ख्याल रखना। गुरु माँ, ये भी कोई कहने वाली बात है बेटा, इसकी चिंता करना तुम छोड़ दो, तुम अपने काम पर ध्यान दो। शिखा उसके बाद यश के पास गई और उसे गले लगाकर बोली, मैं जल्दी वापस आऊँगी और आपको ले जाने के लिए। शिखा ने गुरु माँ के पैरों को छुए, नंदी को गले लगाया और फिर चली गई। शिखा चली गई और किसी ने रात के अंधेरे में यश की तरफ नहीं देखा, जिसकी आंखें गीली हो चुकी थी। शिखा रात के 2 बजे दिसपुर एयरपोर्ट पर पहुंची और उसने जल्दी से दिल्ली की फ़्लाइट में बैठ गई। पूरे रास्ते शिखा के आंखों से आंसू निकलते ही रहे। उसे बार बार बलराज ठाकुर और सुधा जी की कही बात याद आ रही थी। सुबह के 6 बजे शिखा नई दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुँच गई। एयरपोर्ट के पार्किंग से राजन ने अपनी कार निकाली और दोनों एम्स हॉस्पिटल पहुँचे। बाहर पुलिस, मीडिया और बड़े बड़े ऑफिसर्स की भीड़ लगी हुई थी। शिखा को देखते ही मीडिया ने उससे सवाल पूछने शुरू कर दिए, पर शिखा ने किसी का जवाब नहीं दिया और अंदर पहुंची। अंदर वीर और वंदना पहले से ही मौजूद थे। शिखा उनके पास गई। शिखा, अब कैसे हैं वो? वीर, सॉरी मैम, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई है, थोड़ी देर में लेकर आने वाले हैं। शिखा रोते हुए कुर्सी पर बैठ गई। उसके सामने अब मदद के रास्ते सारे बंद हो चुके थे और एक बलराज ठाकुर ही थे जो बिन मदद मांगे उसकी सहायता करने को तैयार रहते थे हमेशा। थोड़ी देर में बलराज ठाकुर और सुधा जी की डेड बॉडी लेकर आए तो शिखा ने एक एक करके दोनों के चेहरे से कपड़ा हटाकर देखा और उनके पैरों को छुआ। शमशान घाट पहुंचने के बाद वीर ने सुधा जी और बलराज ठाकुर को अग्नि दिया। देश के बड़े बड़े राजनेता उन्हें श्रद्धांजलि देने आए थे। सबके जाने के बाद भी शिखा वहीं खड़ी रही। वंदना उसके पास आई। वंदना, मैम काफ़ी वक्त हो गया है, होटल चलें? शिखा ने हाँ में सिर हिलाया और चल दी। दोपहर के 2 बज गए थे। शिखा, वीर, राजन और वंदना चारों होटल के एक रूम में बैठे हुए थे। सभी के चेहरे उतरे हुए थे आगे क्या करना है ये सोचकर। शिखा, तुम तीनों जा सकते हो अब यहाँ से। वीर, क्या हुआ मैम, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? शिखा, क्योंकि अब मैं तुम लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकती। पहले ही तुम लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। राजन, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपको यूं अकेला छोड़कर नहीं जाने वाला। वीर, और तुम्हें क्या लगता है राजन, मैं चला जाऊंगा? इतना कायर समझा है तुमने मुझे? शिखा, बात कायर होने की नहीं है, बात है तुम लोगों की जान की। मैं अपने मकसद के लिए तुम तीनों से जान खतरे में नहीं डाल सकती। वीर, हम एक टीम है और एक टीम की तरह ही हमेशा काम करते हैं और करते रहेंगे। वंदना, हाँ मैम, चाहे कुछ भी हो जाए हम आपको यूं अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। हम आपके सुख में थे तो दुख में आपको कैसे अकेला छोड़कर जा सकते हैं? शिखा कुछ कहती तभी उसका फ़ोन बजने लगा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर शो हो रहा था। शिखा ने फ़ोन रिसीव किया। हेलो DIG शिखा ठाकुर बोल रही हैं ना आप? शिखा, जी हाँ मैं शिखा बोल रही हूँ। आप कौन? मैं अरविंद
अरोड़ा, आपके फादर इन लॉ का वकील, क्या आप मुझसे मेरे ऑफिस में मिल सकती हैं? कुछ ज़रूरी दस्तावेज हैं जिसे आपको देख लेना चाहिए। शिखा, ठीक है, आप अपना एड्रेस सेंड कर दीजिए, मैं आती हूँ वहाँ पर। ओके। वीर, क्या हुआ मैम, किसका कॉल था? शिखा, बलराज पापा का वकील है, अपने ऑफिस बुला रहा है किसी काम से। वीर, ठीक है मैम, हम भी चलते हैं आपके साथ। शिखा, नहीं, तुम तीनों यहीं रहो। राजन, नहीं मैम, हम भी आपके साथ चलेंगे। वंदना, प्लीज़ मैम। शिखा, ओके। चारों अरविंद अरोड़ा के ऑफिस के लिए चल दिए। कुछ ही देर में चारों एक बड़े से बिल्डिंग के नीचे खड़े थे। लिफ्ट से चारों अरविंद अरोड़ा के ऑफिस से पहुँचे। ऑफिस में एक 50 से 55 वर्ष का एक आदमी बैठा हुआ था। उसके बगल की कुर्सी पर एक लड़का बैठा हुआ था जो उसका असिस्टेंट लग रहा था। वो दोनों उन्हीं लोगों का इंतज़ार कर रहे थे। अरविंद अरोड़ा, आइए शिखा जी। शिखा, नमस्ते, मैं शिखा, आप तो जानते ही हैं, और ये हैं एसपी वीर प्रताप सिंह, और ये हैं एसपी राजन अग्निहोत्री, और ये सीनियर इंस्पेक्टर वंदना जोशी। अरविंद अरोड़ा, अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, बैठिए। चारों बैठ गए तो उन्होंने सबके लिए कॉफ़ी ऑर्डर किया। शिखा, तो बताइए आपने हमें क्यों बुलाया? अरविंद अरोड़ा, मैं यहाँ आपको बलराज ठाकुर की वसीयत के सिलसिले में बुलाया है। शिखा, वसीयत के लिए? पर मुझे क्यों? अरविंद अरोड़ा, उनकी करोड़ों की संपत्ति की इकलौती मालकिन आप हैं। आपको उनकी वसीयत के लिए नहीं बुलाया जाएगा तो किसे बुलाया जाएगा? आफ्टर ऑल आप उनकी बहू जो ठहरी। शिखा, लेकिन यश जी तो उनके। शिखा बोलते बोलते रुक गई। अरविंद अरोड़ा, जी हाँ, यश उनका इकलौती संतान थी जो कुछ महीने पहले इस दुनिया को अलविदा कह गए। शिखा, जी हाँ। अरविंद अरोड़ा, ये सारी संपत्ति मैंने आपके नाम ट्रांसफ़र कर दी है। अगर आपको कुछ होता है तो इस संपत्ति के वारिस आपके दोनों बच्चे होंगे, और अगर उन्हें कुछ। शिखा, आगे क्या करना है ये बताइए। शिखा ने घूरते हुए उन्हें देखा तो वो चुप हो गए। अरविंद अरोड़ा, कुछ नहीं, इन सभी कागजात पर अपने साइन कर दीजिए और ये प्रॉपर्टी के पेपर अपने साथ ले जाइए। शिखा ने सभी कागजात पर साइन किए और उठकर चल दी। तभी अरविंद अरोड़ा फिर से बोले, 1 मिनट में शिखा। शिखा रुक गई और मुड़कर देखा तो उन्होंने उसके सामने एक छोटा सा बाक्स दिया। अरविंद अरोड़ा, ये बॉक्स 2 दिन पहले बलराज ठाकुर मुझे देकर गए थे आपको देने के लिए। शिखा, क्या है इसमें? अरविंद अरोड़ा, वो तो खोलने के बाद ही आपको पता चलेगा क्या है इसमें। शिखा वहाँ से चल दी। होटल पहुँचने के बाद उसने वो बॉक्स खोला। उसमें से उसे एक चाबी मिली जिस पर कुछ लिखा हुआ था। शिखा, ये चाबी किस चीज़ की हो सकती है? राजन, इतनी बड़ी चाबी या तो किसी सेफ की होगी या लॉकर की। शिखा, इस पर CBI तो लिखा हुआ है। वीर, तो ये चाबी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लॉकर की है। वंदना, मैम, बॉक्स में एक लेटर भी है जिस पर कुछ लिखा हुआ है। वीर ने वंदना के हाथ से लेटर लिया और देखा। वीर, मैम, इस पर तो कई लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, चाइनीज़, मराठी और 1-2 लैंग्वेज समझ ही में नहीं आ रही है मेरे। शिखा, ये लेटर CBI चीफ के लिखा हुआ है, इतना आसान नहीं है इसे पढ़ना। वंदना, मैं कंप्यूटर से इन सभी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करती हूँ। वंदना सभी लैंग्वेज के अर्थ ढूंढने लगी। वीर भी उसकी मदद करने लगा। थोड़ी देर में दोनों ने उसका अर्थ निकाल लिया। वंदना, मैम, हो गया। शिखा, क्या लिखा है उसमें? वंदना, ये एक बैंक का लॉकर नंबर है और पासवर्ड है, ये जिन्हें शब्दों में लिखा गया है, इससे कोई आसानी से उसे पढ़ ना पाए, और इसके नीचे एक एड्रेस है जो पुणे के एक बैंक का है। शिखा, ठीक है, तुम लिख कर दो, मैं पुणे के लिए निकलती हूँ अभी। वरना आप अकेले जाएंगी? शिखा, हाँ। वरना मैं भी चल सकती हूँ साथ में। शिखा, नहीं, ये मेरा काम है, तुम तीनों उस जगह पर जाओ जहाँ बलराज सर को गोली मारी गई थी। आसपास के सभी CCTV फुटेज चेक करना और गोली चलाने वाले किस तरफ गए, उनकी गाड़ी का नंबर क्या था, सब कुछ पता करना। वीर, ठीक है मैम, हम जाते हैं, आप अपना ख्याल रखना। शिखा पुणे के लिए निकल गई और वो तीनों मर्डर की जगह पर चले गए। शाम तक शिखा पूना पहुंच गई थी। रात भर होटल में रहने के बाद वो सुबह 10 बजे जिस बैंक का एड्रेस मिला था उस बैंक में गई। काउंटर पर एक लड़की बैठी हुई थी। उसने शिखा को देखकर बोला, गुड मॉर्निंग मैम, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? शिखा, मुझे लॉकर नंबर 517 खोलना है। 1 मिनट मैम, मैं चेक करके बताती हूँ। लड़की ने अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर चेक किया और बोली, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? शिखा, मेरा नाम शिखा ठाकुर है। ओके, चलिए मेरे साथ। लड़की शिखा को अंदर लॉकर रूम में ले गई और वहाँ से चली गई। उसने जाने के बाद शिखा ने लॉकर में पासवर्ड डाला और चाबी से लॉक खोला। उसमें एक छोटा सा बैग था, उसे शिखा निकाल लाई और वहाँ से बाहर आ गई। बाहर आकर वो अपने होटल में पहुंचकर अपने रूम में गई। उसने बैग खोला तो उसमें एक डायरी और लेटर था। लेटर पर 2 दिन पहले की तारीख थी। शिखा ने लेटर खोला। कुछ दिनों से मेरे साथ बहुत ही अजीब अजीब घटना हो रही है। मैं ये जानने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इन घटनाओं के पीछे किसका हाथ है।
मुझे लगता है सीबीआई के कुछ ऑफिसर्स मेरी जान के दुश्मन बन बैठे हैं। ये लेटर तुम्हें मेरे मरने के बाद मिलेगा और मैं भी जानता हूँ यस जब से मरा है तभी से तुम्हारे दिमाग में उसकी मौत से जुड़े हज़ारों सवाल घूम रहे हैं, इसलिए तुमने दोबारा पुलिस फोर्स ज्वाइन किया है। मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहता, इसलिए तुम्हारे सभी सवालों के जवाब मैंने इस डायरी में छोड़कर जा रहा हूँ। भगवान तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुँचाए जिससे तुम उन लोगों से अपने और अपने परिवार की रक्षा कर सको। बलराज ठाकुर। शिखा ने लेटर रखा और डायरी को उठाया। डायरी पुरानी हो चुकी थी, जिसके कुछ पन्ने पीले पड़ चुके थे। शिखा ने पहला पन्ना खोला और पढ़ना शुरू। जून 2012, उड़ीसा। रात के 2 बज रहे थे। आसमान में बादल चारों तरफ छाए हुए थे। मानसून की शुरुआत हो चुकी थी। मैं और 4 साथी इंस्पेक्टर द्विवेदी, इंस्पेक्टर लाहौरी, इंस्पेक्टर वर्मा, इंस्पेक्टर अख्तर और इंस्पेक्टर निरंजन, हम चारों उड़ीसा के समुद्र तट पर किसी का इंतजार कर रहे थे। सेंटर पर बैठे हुए हमें ये खबर मिली है कि कुछ लोग बंगाल की खाड़ी के पास किसी अनजान द्वीप पर जा रहे हैं। उस द्वीप पर क्या है ये अभी तक किसी को नहीं मालूम। उसी का पता लगाने के लिए हम सभी आज रात उस द्वीप पर जा रहे हैं। एक बाइक सवार हमारी तरफ आ रहा था। वो शायद हमारा खबरी था जिसका हम इतनी रात को इंतज़ार कर रहे थे। क्या खबर लाए हो सिब्बू? मैंने आगे बढ़कर उससे पूछा। सर, आज रात वो लोग कुछ लोगों के साथ उस द्वीप पर जा रहे हैं जिसकी खबर आपको मैंने दी थी। इंस्पेक्टर वर्मा, कितने आदमी हैं उनके साथ? लगभग 20 से 25 आदमी हैं। ठीक है, इंडियन नेवी को फ़ौरन खबर कर दो कि कुछ अपराधी बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। इंस्पेक्टर अख्तर, जी सर, मैं अभी इत्तला कर देता हूँ। हम सभी एक जहाज़ में बैठकर उन लोगों की तलाश में बंगाल की खाड़ी की तरफ चल दिए। समुद्र की लहरें बहुत ही तेज़ थीं। हमारा जहाज़ बहुत ही तेज़ी से हिल रहा था। हम अपने से थोड़ी दूरी पर दूसरे जहाज़ की आवाज़ सुनाई दी। हम भी अपने जहाज़ से उनकी जहाज़ का पीछा करने लगे। अचानक हमारी तरफ उन लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। हमने भी उन लोगों पर फायरिंग शुरू कर दी। लगभग आधे घंटे तक उन लोगों ने हम पर फायरिंग की। फायरिंग में हमारे 2 ऑफिसर घायल हो चुके थे और हमारी गोलियां भी ख़त्म हो चुकी थी। इंडियन नेवी की तरफ से भी कोई सहायता नहीं आ रही थी। हम अंधेरी रात में समुद्र के बीचों बीच गोलियों से बचने की कोशिश कर रहे थे। मजबूर होकर हमें अपने जहाज़ को वापस मोड़ना पड़ा। वापस जब हम आ रहे थे तो उस जहाज़ में ब्लास्ट हो गया। जिस जहाज़ से फायरिंग हो रही थी वो बंगाल की खाड़ी के उस हिस्से में पहुंच गया था जिस हिस्से में प्राकृतिक तेल की अधिकता थी, जिस वजह से वो जहाज़ ब्लास्ट हो गया था। हम उस रात बाल बाल बच गए थे। अगर उस रात हमारी गोलियां ख़त्म नहीं होती तो हमारा जहाज़ भी तेल की चपेट में आकर ब्लास्ट हो जाता। 2 दिन बाद हम सभी आराम से चैन की सांस ले रहे थे क्योंकि हमने उन लोगों का प्लान चौपट कर दिया था। पर वो लोग इतने ख़तरनाक रास्ते पर क्यों जा रहे थे ये भी एक पहेली बनी हुई थी। हमने अपना साथी दिमाग दौड़ाया और पता लगा लिया कि वो लोग आखिर क्यों इतनी रात को उस रास्ते जा रहे थे। वो एक ऐसा द्वीप था जहाँ पर यूरेनियम और पेट्रोलियम का भंडार था। इसी कारण से वो लोग उस द्वीप पर जाना चाहते थे। वो लोग उस द्वीप से यूरेनियम निकालकर विदेशों में बेचना चाहते थे, लेकिन हमने उनकी इस मंशा को नाकामयाब कर दिया था। अब हमें तलाश थी 2 16 साल के लड़के और एक लड़की की, क्योंकि उस रात जब उस जहाज़ में ब्लास्ट हुआ था तो सिर्फ 3 ही बचे हुए थे जो इस द्वीप पर पहुंच गए थे जहां जाना बहुत ही कठिन था। वो तीनों दिल्ली की पहचान दिल्ली की ब्लैक कॉन्ग गैंग के लोगों से हुई जिनके लिए वो तीनों काम करते थे। उन तीनों को ढूंढने के लिए हम भी दिल्ली वापस आ गए। उन तीनों की तलाश करते करते हमें 1 हफ्ता बीत गया क्योंकि उस द्वीप पर जाने का रास्ता उन तीनों को ही मालूम था। उन तीनों की मदद से ही भारत सरकार उस द्वीप पर मौजूद यूरेनियम को प्राप्त कर सकती थी, लेकिन बिना सबूत के हम अपने सीनियर के सामने ये बात रख भी नहीं सकते थे। इसलिए हम उनकी तलाश में जुटे हुए थे कि तभी मेरे घर से मेरी धर्म पत्नी का फ़ोन आया। उसने मुझे फ़ौरन घर आने के लिए कहा। उसे मुझसे कोई ज़रूरी काम था, इसलिए मुझे जाना पड़ा। जब मैं अपने घर पहुंचा तो घर से बाहर डॉक्टर को निकलते देखकर मेरी सांसें तेज़ हो गई। मुझे डर लगने लगा कि कहीं हमारी धर्मपत्नी जी की तबीयत तो ख़राब नहीं हो गई है। मैं जल्दी से अंदर गया और बेडरूम की तरफ भागा तो देखा एक 16 साल का लड़का बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके सिर पर पट्टी बंधी हुई थी और मेरी पत्नी उसके पास बैठी हुई थी, उसके सिर को सहला रही थी। क्या हुआ? तुमने मुझे क्यों बुलाया इतनी जल्दी? और ये कौन है? सुधा जी, ये कल रात सड़क किनारे मुझे मिला जब मैं घर आ रही थी। इसकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया था जिस वजह से मैंने इसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया, पर 24 घंटे हो गए हैं इसे होश अभी तक नहीं आया, इसलिए मैं इसे घर ले आई। पता नहीं क्यों मुझे ये लड़का अपना सा लगा। मैंने उस लड़के के चेहरे को देखा। उसके चेहरे पर मासूमियत साफ दिखाई दे रही थी, पर उसके माथे की लकीरें मुझे बहुत कुछ कह रही थी।
डॉक्टर ने क्या कहा? सुधा जी, डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया है और कहा है उन्होंने कि जल्दी होश आ जाएगा। जब तक ठीक नहीं हो जाता है इसे यहीं रहने दो, ठीक होने के बाद ये अपने घर चला जाएगा। सुधा जी, हाँ। अगली सुबह उसे होश आया तो मैं और सुधा उसके रूम में गए। सुधा जी, कैसे हो बेटा, अब कैसी है तबीयत? लड़का, मैं कहाँ हूँ अभी, घबराओ मत, तुम अभी अपने घर पर नहीं हो, तुम अभी CBI के असिस्टेंट डायरेक्टर के घर पर हो। सुधा जी, तुम्हारा घर कहाँ है? लड़का, मेरा घर? वो लड़का काफ़ी देर तक सोचता रहा, फिर उसने मुझसे पूछा। लड़का, मैं कौन हूँ? क्या मैं आप लोगों को जानता हूँ? मुझे ये बहुत ही अजीब लगा। मैंने अपनी पत्नी की तरफ देखा और डॉक्टर के पास फ़ोन मिलाया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर घर पर आ गए और उन्होंने उस लड़के का पूरा मेडिकल चेकअप किया। डॉक्टर, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि सिर में चोट लगने की वजह से इसकी कोई नस दब गई है, जिस वजह से ये अपनी याददाश्त को खो बैठा है। ये कौन है, इसका घर कहाँ है, इसके माँ बाप कौन है, सब कुछ। इसकी याददाश्त कब तक आ जाएगी डॉक्टर? डॉक्टर, कुछ नहीं कह सकते हैं, 1 महीना, 1 साल, या कभी आए ना आए। ज़्यादातर ऐसे केस देखे हैं मैंने जिसमें इंसान अपनी दूसरी ज़िंदगी शुरू तो करता है मगर पिछली ज़िंदगी में उसके क्या हुआ था उसे सालों साल याद नहीं रहता। ठीक है डॉक्टर, आपकी ज़रूरत होगी तो हम आपको ज़रूर बुलाएंगे। डॉक्टर के जाने के बाद मेरी पत्नी मेरे पास आई। सुधा जी, क्या हुआ, क्या कहा है डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा है उसे ठीक होने में अभी टाइम लगेगा। सुधा जी, क्यों ना जब तक वो ठीक ना हो जाए उसे हम यहीं पर रहने दें। सुधा, हम उसे जानते नहीं हैं, कौन है, कहाँ से आया है, क्या करता है, और तुम्हें एक अजनबी को हमारे घर में ले आई। इन सब के बारे में भी सोचना पड़ता है। सुधा जी, आपको तो हर कोई मुजरिम नज़र आता है, उसका चेहरा देखा कितना मासूम है, वो होगा ही कितने साल का, यही कोई 12 साल का, फिर भी आपको उसके अंदर एक मुजरिम दिखाई दे रहा है। हे भगवान, किससे शादी हो गई है मेरी? चिल्लाती हुई मेरी बेबी मुझसे नाराज़ होकर चली गई। इन औरतों के आगे तो देवताओं की भी नहीं चलती है, तो मेरी कैसे चलती? इसलिए ना चाहते हुए भी मैंने उसे अपने घर रहने दिया। यूं ही धीरे धीरे 1 हफ्ता बीत गया। मेरी पत्नी के साथ उसकी खूब बनने लगी। वो पूरे दिन उसके साथ रहती, उसका ख्याल रखती। वो लड़का भी अब ठीक हो गया था। उस लड़के को जब भी मैं देखता मुझे मेरे बेटे यशवंत की याद आने लगती। वो उससे 1-2 महीने ही बड़ा होगा। मुझे भी अब उसके साथ वक्त गुजारना अच्छा लगने लगा। एक दिन मुझे बंगाल जाना पड़ा। हमारे कुछ ऑफिसर्स वहाँ के समुद्री इलाके में मारे गए थे। वहाँ पहुँचने के बाद मुझे पता चला कि एक बार फिर वो लोग उस द्वीप पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने भी अपनी टीम बनाई। इस बार मैं उन लोगों को सबूत के साथ गिरफ्तार करना चाहता था। मैं अपने साथ 12 लोगों की टीम लेकर उस समुद्री तट पर पहुंचा जहां से वो लोग बंगाल की खाड़ी में जाने वाले थे। मैंने अपने दोस्त इंस्पेक्टर कपिल को पहले से ही समुद्र में एक जहाज़ के साथ भेज दिया था। मैं बचे हुए ऑफिसर्स के साथ उनके जहाज़ के पीछे अपना जहाज़ लेकर पहुंचा। चुपके से हम सभी उस जहाज़ में चढ़ गए तो देखा कि उस जहाज़ पर कोई नहीं था, पूरा जहाज़ खाली था। मेरे दोस्त कपिल भी अपने साथियों के साथ उस जहाज़ पर चढ़ गया। कपिल, ये जहाज़ तो बिल्कुल खाली है। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि उन लोगों का इस खाली जहाज़ को समुद्र में उतारने के पीछे प्लान क्या है। मैं जहाज़ के पीछे जाकर देखने लगा, तभी मुझे जहाज़ पर गोलियों की चलने की आवाज़ आई। मैं भागती हुई जहाज़ के आगे की तरफ गया तो देखा मेरे साथ आए सभी ऑफिसर्स मारे जा चुके हैं और उन लोगों को मारने वाला मेरे ही डिपार्टमेंट का ऑफिसर कपिल था। उसके साथ जितने भी साथी थे वो भी CBI ऑफिसर्स नहीं बल्कि वो वही लोग थे जो इस द्वीप पर अपने गिरोह के साथ जाने वाले थे। ये क्या किया तुमने कपिल? अपने ही साथियों को तुमने मार दिया। कपिल, क्या करूं, पैसा चीज़ ही ऐसी है जिसे देखकर अच्छे अच्छे लोग का ईमान डोल जाता है। तो तुम ये सब पैसे के लिए कर रहे हो? कपिल, इस दिन का इंतज़ार मैं 3 साल से कर रहा हूँ। उस गुमनाम द्वीप पर पहुँचने के लिए ही मैंने अपने डिपार्टमेंट के लोगों को मारा है। उस द्वीप पर यूरेनियम का भंडार छिपा हुआ है जिसकी कीमत कई लाख करोड़ है भारतीय रुपया में। पहली बार मेरा एक आदमी उस द्वीप पर गया था, उसने ही मुझे उस द्वीप पर पहुँचने का नक्शा दिया था। उसके हाथों में एक नक्शा था जिसे वो मुझे दिखा रहा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि पैसों के लिए वो इतना गिर सकता है कि वो अपने ही देश के साथ गद्दारी करने को तैयार हो गया। कपिल, कालजय, नगीना, हमारी सीनियर ऑफिसर को भी उन्हीं लोगों के पास पहुंचा दो जहां अभी तुमने इनके साथियों को पहुंचाया। ये वही तीनों में से 2 थे जो पिछली बार
हम लोगों के हाथों से बच गए थे। उन्होंने अपनी बंदूक निकाली मुझे मारने के लिए। तभी उस जहाज़ पर फायरिंग शुरू हो गई। इंडियन नेवी और मेरे CBI ऑफिसर्स वहाँ पर आ चुके थे। उन लोगों ने उनके जहाज़ को चारों तरफ से घेर लिया था। दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो चुकी थी। मैं गोलियों से बचते हुए एक कोने में छिपा हुआ था। जहाज़ पर मौजूद कपिल के लोगों के पास गोले बारूद भी थे, जिसे वो लोग उनकी तरफ फेंक रहे थे। बदले में इंडियन नेवी ने जब गोले दागे तो जहाज़ का पिछला हिस्सा उड़ गया। जहाज़ पानी में डूबने लगा। कपिल जहाज़ से कूदने वाला था कि मैंने उसके पैरों पर गोली चलाई और वो नीचे गिर गया। मैं उसके पास गया और उसके हाथों से मैंने वो नक्शा ले लिया। मेरे पास भी प्लान भी तैयार रहता है। कपिल, तुमने क्या सोचा? मैं इस बार भी पिछली बार की तरह गलती करूँगा? कपिल, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा बलराज। तुमसे एक न एक दिन आज के दिन का बदला जरूर लूँगा मैं। कपिल ने मुझे धक्का दिया और मुझसे मेरी बंदूक छीनने के लिए झपटा। उस छीना झपटी में कपिल के सीने में बंदूक लग गई और वो वहीं गिर गया। जहाज़ पर मौजूद उसके सभी साथी, सभी आदमी मारे जा चुके थे। जहाज़ पूरी तरह बर्बाद हो गया था। मैं उस जहाज़ से कूदा और अपने साथियों के जहाज़ में पहुंच गया। कपिल मारा जा चुका था। नक्शा मेरे पास था। मैंने उस नक्शे को अपने सीनियर ऑफिसर्स को नहीं दिया, क्योंकि उस गुमनाम द्वीप तक पहुँचना मौत को गले लगाने से कम नहीं था। सरकार ने मुझे CBI का चीफ डायरेक्टर नियुक्त कर दिया और मैं इन सब से बहुत खुश था। मैं एक दिन अपने ऑफिस में देर रात तक बैठा काम कर रहा था कि तभी मुझे एक फाइल के बारे में याद आया। उस फाइल को निकालने के लिए मैंने फाइल के रो में हाथ डाला कि एक फाइल रो से बाहर होकर नीचे गिर गई। उस फाइल को उठाकर मैंने देखा। उस फाइल में जिसका चेहरा था उसे देखकर मैं हैरान रह गया था। वो फाइल एक मृत्युंजय नाम के खूनी की थी, जिसकी उम्र मात्र 16 वर्ष 3 महीने की थी। वो लड़का कोई और नहीं, मेरे घर पर मौजूद वही लड़का था जिसे मेरी बीवी सड़क से उठाकर अपने घर लाई थी। मैंने पूरी फाइल पढ़ी। वो लड़का बचपन से एक सक्रिय गैंग का साथी था, जिसका काम खून, डकैती और पैसे लेकर मर्डर करना था। ये लड़का वही था जो उस रात मौत का टक्कर देकर उस गुमनाम टापू तक जा पहुंचा था। मैं जल्दी से अपने घर गया। घर जाकर देखा तो वो मेरी बीवी दोनों ही आराम से बैठकर शतरंज खेल रहे हैं। मुझे देखकर मेरी बीवी मुझसे बोली, आ गया आप आज? अगर ये नहीं होता तो मैं मर ही जाती। मैंने घबराते हुए अपनी बीवी के पास जाकर पूछा, क्या हुआ? सुधा जी, किचन में खाना बनाते हुए पता नहीं क्या हुआ, मैं चक्कर खाकर नीचे गिर गई और बेहोश। किचन का दरवाज़ा भी मैंने अंदर से बंद कर दिया था और गैस ऑन होने की वजह से पूरा किचन गैस से भर गया था। वो तो शुक्र मनाओ कि ये किचन में आ गया, उसने दरवाज़ा तोड़कर मुझे बचा लिया, नहीं तो मेरा दम घुट जाता किचन में ही आज। मेरी बीवी को उससे बहुत ज़्यादा लगाव हो चुका था। वो अब उससे बिल्कुल भी दूर नहीं रहना चाहती थी। उसे यश नाम से बुलाने लगी, जो मेरे बेटे का नाम था। हम भी उसे यशवंत के नाम से बुलाते थे। मैंने उसे एक नई पहचान दी अपने बेटे की और उसे मैंने CBI ऑफिसर बनाया। पुलिस के रिकॉर्ड से उसके सारे रिकॉर्ड डिलीट किया और आज वो एक अच्छा इंसान है, जिसे दुनिया मेरा बेटा यश राज ठाकुर के नाम से जानती है, जो अब एक काबिल CBI ऑफिसर है और खूनी और मुजरिमों का काल। शिखा ने डायरी नीचे रखी और सोचने लगी। शिखा, अगर यश जी एक अपराधी हैं तो पृथ्वी की शकल उनसे कैसे मिल सकती है? ये क्या पहेली है? अगला भाग कहानी का अंतिम भाग होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा। थैंक यू।